Hello students, I am Dr. Farhad Banu. I will teach you third paper of botany. Third paper means environmental science and phytogeography. अब एनवायरमेंटल साइंस जो टर्म है ये टर्म है इकोलॉजी के लिए। इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। इसको एक आस्पेक्ट के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में 19वीं सदी के अंतिम इसमें चालू किया गया था। सबसे पहले 1868 में रीटर नाम के एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने ये टर्म इकोलॉजी यूज़ की थी। उसके बाद 1886 में हीकल ने, जो खुद भी जर्मनी के ही थे, जो हीकल थे, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया। ही गेव सब्सटेंस टू द टर्म, क्योंकि इन्होंने कुछ डेफिनेशन नहीं दी थी, कुछ समझाया नहीं था, केवल इसका इस्तेमाल किया था इस शब्द का। तो हीकल ने ये बताने की कोशिश की कि जो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशंस हैं अपने सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड से, जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंडीशंस आती हैं, ये इकोलॉजी है। यानी इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका रिलेशनशिप है, रिश्ता है अपने सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड के साथ, जिसमें ऑर्गेनिक कंडीशंस भी हैं और इनऑर्गेनिक कंडीशंस भी हैं। आज हम इस टर्मिनोलॉजी को नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज हम सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड के लिए टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा एनवायरनमेंट, और ऑर्गेनिक को हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के नाम से पढ़ते हैं। यानी हीकल का जो कहना था वो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या हो सकता है, जिसमें एबायोटिक बायोटिक दोनों फैक्टर्स आते हैं। यानी हम इसको ये इस तरह से समझें कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप of organisms to one another and to their environment. This is ecology. यानी ये शुरुआत की डेफिनेशन है। उसके बाद तो काफ़ी कुछ रिफाइनमेंट हुआ, काफ़ी कुछ नॉलेज आगे बढ़ी, ज़्यादा होलिस्टिक वे में इसको समझा जाने लगा। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं पढ़ूंगी, कुछ केवल जो नाम ज़रूरी हैं वो ही बताने की आपको कोशिश करूंगी। रीटर जिन्होंने टर्म सबसे पहले दी थी, हीकल जिन्होंने सबसे पहले उसको डिफ़ाइन किया कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये बताया हमें। उसके बाद हम A.G. टेंसले का नाम ज़रूर लेंगे। A.G. टेंसले का नाम इकोसिस्टम टर्म के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने ज़्यादा होलिस्टिक वे में समझने की कोशिश की। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि महज इंटर रिलेशनशिप्स ही काफ़ी नहीं हैं, बल्कि उनके जो फंक्शंस हैं, जो कि एक ऑर्डरली मैनर बनाते हैं, उनके फंक्शंस एक ऑर्डर में हैं, एक ऑर्डरली मैनर बना रहे हैं। और ये जो ऑर्डरली मैनर है वो एक डेफिनेट सिस्टम बना रहा है, और इसी को इकोसिस्टम कहा उन्होंने। इकोलॉजी को समझने के लिए इकोसिस्टम टर्म उन्होंने इजाद की, सबसे पहले दी A.G. टेंसले ने। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टेंसले इकोसिस्टम पहली बार उन्होंने बताया, और क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो इंटरेक्शंस हैं
उनके जो फंक्शंस हैं वो एक ऑर्डरली मैनर बनाते हैं और उसके कारण एक डेफिनेट सिस्टम बनता है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, एक और नाम है जो बहुत ज़रूरी है, वो है यूजीन पी ऑडम का। ये है बात है 1963 से लेकर के 69, 71 उनके जो पब्लिकेशंस आए, उनकी जो बुक्स आई, रिवाइज्ड जो उनके बुक एडिशंस आए, उन सब में उन्होंने इकोलॉजी को और होलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि केवल इंटर रिलेशनशिप कह देना बड़ा वेग और बड़ा ही ब्रॉड है। इसको हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। प्रकृति की संरचना और कार्य दोनों को ही समझना, उनकी स्टडी करना ही दरअसल इकोलॉजी है। प्रोफेसर आर मिश्रा, जो कि भारत के इकोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहलाते हैं, प्रोफेसर आर मिश्रा, उन्होंने और एडिशन किया। उन्होंने इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में समझने की कोशिश की, चाहे उसको हम नेचर कहें या इकोलॉजी कहें, जिसमें इसमें आते हैं, एक आता है फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर, एक आता है फंक्शन, और ये सब डिपेंडेंट है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। कहने का अर्थ ये है, आर मिश्रा कहते हैं कि इंटरेक्शंस ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स इज इकोलॉजी। इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म, फंक्शंस एंड फैक्टर्स इज इकोलॉजी। तो हमने इकोलॉजी को समझा। अब ये समझने की ज़रूरत है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इकोलॉजी को क्यों पढ़ें। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी एक बैकबोन बनाती है मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ का। अब ये मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम जब इनको बंद करूँ 8 मिनट कॉम्बैट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे साथ चैलेंजेस हैं उनको, तो हमें इकोलॉजी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इकोलॉजी को जब हम स्टडी करेंगे तो हम नेचर को, एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज के एलोकेशन में और उनकी जो स्कैरसिटी और जो डिप्लीशन है, जो डिप्राइवेशन है, उसके साथ हम उस जिसने कंपटीशन को इतना बढ़ा दिया है, उसको हम ठीक से समझ करके और एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। हम ज़्यादा इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें इकोलॉजी की स्टडी बहुत ज़रूरी है।